श्री चंद्रशेखर, आप आइए, सामने आइए भैया भी उससे। आई डोंट थिंक। सभापति जी, मैं प्रारंभ में कहना चाहता हूं कि मैं परमाणु बम की राजनीति के विरुद्ध हूं। व्यक्तिगत मामले में मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं कि परमाणु बम की राजनीति विनाश की राजनीति है, ये मृत्यु की राजनीति है, ये मानवता के संहार की राजनीति है। लेकिन परमाणु बम हमें बनाना चाहिए या नहीं, ये अधिकार हमारा है। इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। दुनिया के बड़े राष्ट्र इस पर रोक लगा करके स्वयं परमाणु बम बनाएं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसी नीति को भारत ने इतने वर्षों तक अपनाया और उसे चलाया भी। हमने कहा कि हम परमाणु शक्ति के बारे में शोध करेंगे, उसको मानवता के विकास के लिए उपयोग में लाएंगे, लेकिन हमने हमेशा कहा कि हम संहार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देश को जरूरत होगी तो उस बारे में अपना विकल्प खुला रखेंगे। हम उस बात से अलग अपने को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जगमोहन जी के बड़े साहसपूर्ण और उत्साह भरे भाषण से मेरे मन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो भाषण बड़ा बचकाना भाषण था। बचकाना इस माने में कि उन्होंने कहा कि हर प्रधानमंत्री की फाइल के टेबल पर वो फाइल गई, दुनिया के लोग इसको सुन करके हंसेंगे। जगमोहन जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे ज्यादा मैं अपेक्षा करता था। कौन फाइल किस प्रधानमंत्री के यहाँ जाती है, इसकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा। मैं भी थोड़े दिन प्रधानमंत्री था। जगमोहन जी, मेरे पास कोई प्रधानमंत्री के हैसियत से ये फाइल नहीं आई थी। कुछ कहना चाहते? मैंने सिर्फ ये कहा था कि एज रिपोर्टेड इन द प्रेस, दिस फाइल हैज बीन इन द फाइल का मतलब है कि दिस डिसीजन वाज पेंडिंग विद एवरी प्राइम मिनिस्टर। आई डिडंट से दैट आई बिलीव इन इट। It is totally wrong. No such decision was pending before any prime minister, and this is totally a total lie. And it is irresponsible. It is maligning the whole system of government in this country. अगर आपको जानना चाहता हूं, मैं उस फाइल के बारे में नहीं कहता, लेकिन आपको याद होगा श्री राजीव गांधी ने दुनिया के सामने कहा था कि दुनिया बिना अणु शक्ति के हथियारों के बिना हो, और जिस दिन दुनिया ने उसे स्वीकार नहीं किया था, उस दिन से भारत ने अपने विकल्प को कभी बंद नहीं किया। उस दिशा में कदम उठते रहे और कदम चलते रहे। मैं कुछ इससे अधिक कहना नहीं चाहता, क्योंकि आज एक होड़ लग गई है कि हमने बम फोड़ा या किसी और ने उसमें सहायता की। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं या धन्यवाद दूं कि उन्होंने कहा कि दूसरों ने भी कुछ उसमें हिस्सा बटाया। एक सदस्य ने, शायद इन्होंने ही कहा कि ये उनकी उदारता थी कि दूसरों के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं इस बात को। जैसा मैंने सही आपके सामने कहा कि अणु शक्ति को बढ़ावा देना, इसके बदले पर बम बनाने की बात करना आज दुनिया के सामने एक नासमझी की बात है, और ये नासमझी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। आज हमसे बार बार कहा जाता है कि इससे हमारे देश की सुरक्षा पर जो खतरा है वो खतरा कम हो जाएगा। पहली बात तो मैं कहूंगा कि नटवर सिंह जी ने पता नहीं भूल करके या अपनी पुरानी बात याद करके एक सही बात आज कहने का साहस किया। कांग्रेस पार्टी में साहस शायद मालूम होता था पिछले 1 महीने तक नहीं था, आज ये साहस आ गया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा नहीं था, और अगर खतरा था तो पोखरण के बम से कम नहीं हो गया है। वो खतरा अपनी जगह पर है। क्या आप जानते हो कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक अणु बम है? अमेरिका 12 वर्षों तक वियतनाम में लड़ता रहा। बे ऑफ पिग में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी रहीं, अमेरिका के लोगों ने बम क्यों नहीं चला दिया? रूस के पास दूसरे नंबर का अणु बम है दुनिया में, वो देश टूट गया, बिखर गया। उसके राज्यों के 4 या 5 राज्यों में आज भी अणु बम है। कहाँ चला गया? 12 हो 11 हो, हम उसमें नहीं जाते। अणु बम से सुरक्षा नहीं बढ़ती। अणु बम की बात करके सुरक्षा पर खतरा बंद करके आपने देश के लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाया है। देश के लोगों के सामने एक कल्पनित आपने खतरा पैदा किया है अपना बाहुबल पुजवाने के लिए। ये कोई अच्छी बात नहीं। राजनीति में भी कहा गया
हमने इतिहास पर हस्ताक्षर कर दिए। इतिहास पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के इतिहास को विकृत मत कीजिए। ये खतरनाक खेल है, क्योंकि इतिहास बड़ा क्रूर निर्णायक होता है। इतिहास कोई एक दिनों में नहीं लिखा जाता, अखबारों के पन्ने से इतिहास नहीं लिखा जाता, लोगों के कुछ प्रशस्त गानों से इतिहास नहीं लिखा जाता। मैं जानता हूँ ये बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक और दुनिया के लोगों ने अणुबम के सहारे सुरक्षा की कल्पना को अस्वीकार कर दिया है। शायद आपको ये मालूम नहीं, आप बहुत नोट बना के ले आए थे। आज दुनिया ये भी मानती है कि हिरोशिमा में बम गिराने की जरूरत नहीं थी। उसके पहले जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार था। आज अमेरिका के लोग भी ये कहते हैं कि वो बम नहीं भी गिरता तब भी वही हादसा होता या वही फल होता उस लड़ाई का जो जापान में हुआ था उसके बाद। लेकिन आज भी फिर उसी बात को कहते जा रहे हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिसको नटवर सिंह ने कहा, लेकिन कौन नहीं जानता पिछले 8-10 वर्षों में हमारे देश के और चीन के रिश्ते अच्छे बने। पाकिस्तान के साथ हमने संबंध सुधारने का प्रयास किया। हमारे मित्र गुजराल साहब आज बहुत दुखी होंगे, क्योंकि उनकी गुजराल डॉक्ट्रिन पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने तभी उनसे कहा था कि डॉक्ट्रिन मत बनाइए, ये डॉक्ट्रिन बहुत दिन चलने वाली नहीं है। आज अटल जी आपको भी मैं कहता हूँ कि पुरुषार्थ का ये ढोंग पीटना ये देश के लिए खतरनाक होगा। ये आपके लिए कोई लाभदायक भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक खेल है। दुनिया में अगर ये होड़ लग गई, और जो होड़ है अगर इस उपमहाद्वीप में होड़ लग गई जैसा आज दिखाई पड़ता है, तो पता नहीं इस उपमहाद्वीप का क्या होने वाला है। हम कहते हैं, अभी मैंने सुना, हम दुनिया के इतिहास में एक अपना रोल अदा करेंगे, हम किसी से डरते नहीं, हमने अपना स्थान बना लिया। किसके सामने ये बातें कह रहे हो? जब सारी दुनिया आज हमारे बारे में जानती है। मार्च 1997 में सभापति जी हमारे देश पर 91 बिलियन डॉलर का कर्जा था। 15 बिलियन डॉलर का कर्जा हमारे और लोगों का था जो NRIs हैं, और दूसरा 102 बिलियन डॉलर का कर्जा लेकर के आज हम दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए एक नए संकल्प के साथ चल रहे हैं। अणुबम से कोई फायदा हो या नहीं हो, जिस दिन से इस अणुबम को फोड़ा है आपने, रुपए की कीमत डॉलर के उसमें 2 रुपया कम हो गई है। 112 बिलियन डॉलर आज कर्जा इस देश के ऊपर और लग गया। 212 बिलियन डॉलर और बढ़ गया है। ये बात आप देश को क्या बता सकते हो? ये 212 बिलियन डॉलर भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, समाजवादी पार्टी नहीं देगी, चंद्रशेखर और गुजराल और शरद पवार नहीं देंगे। ये पैसा देश के गरीबों के लोगों के पॉकेट से आएगा। कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं नहीं जानता हमारे मित्र जसवंत जी कहाँ हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अणुबम की सराहना करते करते वो कहाँ सोच रहे होंगे कैसे संतुलित कर बताएं उस बजट को। ये समस्या है। आज ये समस्या सुरक्षा की नहीं, आज सुरक्षा की अगर समस्या होती तो हम इस देश के मनोबल को ऊंचा करने की कोशिश करते। हमारे सामने वो उदाहरण था, दुनिया के लोगों ने कहा कि अणुबम डिटरेंट हो या न हो, वियतनाम के लोगों का मनोबल अणुबम का एक डिटरेंट था। क्या उसकी ओर कभी आपने ध्यान दिया है? क्या भारत की जनता के भूखे प्यासे लोगों की ओर आपकी निगाह जाती है? इस संसद में बैठ करके हम इस बात के लिए श्रेय लेना चाहते हैं कि हमारा भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, हमने भी अणुबम बंद बनाने में थोड़ा साथ दिया था। और मुझे आश्चर्य होता है, सरकारी पार्टी उसका श्रेय लेना चाहे तो ले, विरोधी पार्टी के लोग भी इसमें जैसे होड़ में लगे हुए हैं। ये खतरनाक खेल है सभापति जी, और इस खतरनाक खेल में हम सारे देश को झोंकते जा रहे हैं। इससे हमें लगता है कि हमारा भविष्य एक भयावह संकट की ओर चला जा रहा है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा सभापति जी, हम क्या चाहते हैं इस उपमहाद्वीप में? क्या हम एक दूसरे पर बम चला करके अपने को विजयी घोषित कर सकेंगे? लाहौर पर जो बम गिरेगा तो अमृतसर का क्या होगा? हम कहते हैं, हमारे मित्र जॉर्ज फर्नांडिस, हम लोग पुराने समाजवादी लोग हैं, हम बोलने में बड़ा विश्वास रखते हैं और वाणी की स्वतंत्रता हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि कभी कभी कर्तव्य के लिए वाणी को विश्राम भी देना चाहिए। इसलिए उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि
हम लोग उस परंपरा को भूल ही नहीं पाते हैं। बाड़ी खुली हुई हो, चाहे मौके बेमौके जो बोलना हो बोल दें, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। अटल जी एक बार बड़ा बम बनाए, उसके बाद संतुलित हो गए। मैं उनको बार बार गुरुदेव कहता हूं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई संतुलित भाषा में जब वो बोले। लेकिन क्या हो गया आडवाणी जी को, वो भी ललकारने लगे, जैसे पुरुषार्थ की परंपरा इस देश में फिर से जग गई। हमारे मित्र भैरव सिंह शेखावत पोखरन की मिट्टी लेके घूमने लगे। उनको चित्तौड़ और हल्दी घाटी भूल गई, उनको भूल गई मीरा, उनको भूल गए वो अजमेर के ख्वाजा साहब गरीब नवाज, और उनको भूल गई राजस्थान की वो परंपरा। क्या इस मिट्टी को लेकर के, जिस मिट्टी में पता नहीं कोई विषाक्त कणु भी पड़े हों, उसको लेकर के कहाँ जाना चाहते? इस तरह लोगों के मन में जज्बात पैदा करके इस देश में एक गलत होड़ मत पैदा कीजिए। हथियारों की होड़ पैदा करके दुनिया के अनेक देशों ने, अनेक क्षेत्रों ने बर्बादी का माजरा देखा है। और क्या इस देश में भी यही काम होने जा रहा है? क्या हुआ दुनिया के दूसरे गरीब देशों में? इन्हीं बड़े लोगों ने इस तरह के उत्साह उनके मन में जगाए और जगा करके एक दूसरे को लड़ाया, अपना हथियार बेचा। मैं नहीं जानता, कहीं किसी कोने से कहीं कोई हमको भी उकसा न रहा हो। मैं किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं करता, लेकिन एक और अणुबम का विस्फोट होता है और दूसरी ओर सीटीबीटी पर दस्तखत करने की बात भी चलती है, तो मन में शंका पैदा होना कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन याद रखिए सभापति जी, अब कोई इच्छा नहीं है कि सीटीबीटी पर हम दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं, करें न करें, दुनिया हमारे इरादे को जान गई। अभी किसी भाई ने कहा, जो गुप्त था, जो लोगों की निगाह से छिपा हुआ था, हमने दुनिया के सामने उसको रख दिया। जिसके खिलाफ हम ये काम करने जा रहे हैं, उसको हमने एक बड़ा भारी अवसर दिया है। मैं नहीं जानता वही भूल नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। अगर नवाज शरीफ वो भूल न करें, तो आज जैसी स्थिति में वो हैं नवाज शरीफ साहब, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। दुनिया के दूसरे देश उनको सारी सुरक्षा दे सकते हैं, उनको सारी सहायता दे सकते हैं, उनको सारा धन दे सकते हैं। बेअकल लोगों की सलाह लेने से प्रधानमंत्री जी कभी कभी हम खतरे में पड़ जाते हैं। कभी कभी उत्साह में काम करने से आदमी अपने को विनाश की ओर ले जाता है। आज यही काम हमारे देश में हो रहा है। मैं चाहता हूं इससे आज भी आप विरत हो। मैं नहीं जानता आप कैसे विरत हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पीछे हटना शायद आपके लिए संभव नहीं। मैं जानता हूं ये कदम उठाए गए हैं पुरुषार्थ के बल पर नहीं, अंदर से कांपता हुआ दिल ऊंचे स्वरों में कुछ कह करके दुनिया को लुभाना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है हम असमर्थ नहीं हैं, हम अपंग नहीं हैं, हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर क्षमता है। तुलसीदास ने कहा है, सूर समर करणी करहि, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रण पाई के कायर करहि प्रलाप। ये प्रलाप जो है ये सामर्थ्य का द्योतक नहीं है। ये प्रलाप जो है ये कमजोरी है, ये मन का डर है। इस मन के डर को अपने मन से निकालिए। भारत ऐसे बड़े देश की सुरक्षा के ऊपर अगर खतरा है, तो उस खतरा अणुबम से दूर नहीं होने वाला है। उस खतरे को दूर करने के लिए देश के एक एक लोगों को जगाना होगा, देश के एक लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करना होगा। मैंने एक बड़े नेता का ये भी भाषण सुना, अखबारों में पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा है, अच्छा हुआ लोग सैंक्शन लगा रहे हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो हम स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा लगाने लगेंगे। स्वदेशी और स्वावलंबन विवशता का नारा नहीं है, ये आत्मविश्वास का नारा है, ये लोगों के ऊपर श्रद्धा का नारा है। इसको विवशता का नारा मत बनाइए। स्वदेशी का नारा बेबस लोग नहीं लगाते हैं। स्वावलंबन का नारा एक गांधी लगा सकता था, स्वदेशी का नारा एक को लगा सकता था जो बिहती पहन करके गरीबों के साथ एकात्म करके उनको करोड़ों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा कर सकता था। लेकिन आज स्वदेशी और स्वावलंबन दोनों नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी और उदारीकरण की नीति, आपने बयान में उसको कहना नहीं भूला। एक और अमेरिका का मुकाबला करना है, एक और दुनिया के बड़े देशों का मुकाबला करना है, एक और विश्व बैंक को चुनौती देनी है, एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हमें कोई परवाह नहीं है, और दूसरी ओर हर बयान में उड़ा रहे हैं बम, विश्वास दिला रहे हैं उदारीकरण की नीति चलती रहेगी। ये कौन सी बात है?
ये क्या किसी राष्ट्र नायक की ये भाषा है? अगर आप जानते हो कि आप बम चला रहे हो, दुनिया के लोग आप पर सैंक्शन लगाएंगे, तो उदारीकरण की बात छोड़ो, आओ दुनिया के देश के लोगों के सामने अपनी परिस्थितियों को रखो, कठिनाइयों को रखो, देश के लोगों को तैयार करो। मैं नहीं जानता, हमारे मित्र नटवर सिंह जी बड़े जोरों से कह रहे थे हम आपका समर्थन देंगे, चाहे सैंक्शन लगे हम खड़े हो जाएंगे। कहाँ ये खड़े हो जाएंगे मुझे मालूम नहीं। उदारीकरण आपने भी स्वीकार किया था श्रीमान, अब उसका जो फल है भुगतने के लिए तैयार रहे, और वो फल आसानी से वैसे भी भुगतना पड़ता, लेकिन हमारे गुरुदेव ने ये बम फोड़ करके उसके लिए अधिक जल्दी आपको तैयार कर दिया है। इस बात से आपको कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आपकी सहायता ही की है, क्योंकि हम लोग तो चले जाएंगे सभापति जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ करके जाने वाले। इतनी जल्दी काम करके हम लोग स्वयं उसको भुगतना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। नहीं तो किसी भ्रम में देश की जनता रह जाएगी शायद कि उदारीकरण से कोई बड़ी भारी सफलता, बड़ा भारी विकास, बड़ा भारी उत्थान होने वाला है, और उस उत्थान के बल पर देश एक नई दिशा की ओर जा रहा है। मैं सभापति जी बहुत विनम्र शब्दों में कहूंगा, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे एक भयंकर भविष्य दिखाई पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जाने अनजाने उस दिशा में जा रहे हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है। यदि हम दुनिया के इतिहास को थोड़ा झांक करके देखे होते, जरा रुक करके सोचे होते, जरा ये सोचे होते कि अगर 20-24 वर्षों तक ये विस्फोट क्यों नहीं किए गए, तो शायद हमें उन्हीं फाइलों के पन्ने में मिल जाता कि विस्फोट करना आसान है, उसके परिणामों को भुगतना कोई आसान नहीं होता। और उसकी क्या जरूरत, क्या वो विस्फोट जरूरी था? क्या अणु शक्ति में हमको सामर्थ्य देने के लिए उसकी जरूरत थी? हमारे वैज्ञानिक जो कर रहे हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक नई बात और चल गई है अध्यक्ष महोदय, केवल प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं देते हैं, केवल रक्षा मंत्री वक्तव्य नहीं देते हैं, सरकारी अधिकारी भी आजकल वक्तव्य देते हैं, और वो अधिकारी इस तरह का वक्तव्य देते हैं जैसे वो लड़ाई के लिए कल तैयार है। जनतंत्र में ये कैसे हो गया? हमने अडवाणी जी का एक भाषण अखबारों में पढ़ा था कि वो राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहते हैं। पता नहीं राष्ट्रपति प्रणाली कब आएगी, लेकिन अटल जी ने अपने कार्यालय में राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी। सरकारी ऊंचे पद पर एक पार्टी के सदस्य को बैठा करके उन्होंने एक नई परंपरा को कायम किया है, और उन सदस्य को वो शपथ लिए हो चाहे न लिए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका जब टीवी पर मैं भाषण सुन रहा था तो मैं समझता हूं आडवाणी जी भी उस जोश से नहीं बोल सकते जिस जोश से वो बीजेपी की सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि हम दुनिया को दिखा देंगे हमारे पास कितनी सामर्थ्य। मत कीजिए इस काम को। जब आप कर लेंगे संशोधन संविधान में, जब राष्ट्रपति प्रणाली आ जाएगी, जब इस फाइल सिस्टम इस देश में लागू हो जाएगा, तब इन सरकारी कर्मचारियों को अधिक उत्साह के साथ अधिक खुल करके बात करने की आप छूट दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसी सिस्टम को नीचे नीचे आप कुरेद देना चाहते हैं, इसी सिस्टम को आप नीचे नीचे तोड़ देना चाहते हैं। ये खेल अगर बहुत दिन चलता रहा तो इसके परिणाम बुरे होंगे। कि मत समझिए कि हमारे वीरता भरे भाषणों से दुनिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया हमारी मखौल कर रही है, दुनिया हमें हंस रही है। जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इस बर्बादी के रास्ते पर और तेजी से चलें। मैं आया हूं यहाँ पर केवल ये कहने के लिए अभी समय है, चेतिए, ये बम नहीं, लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसी में भारत का भविष्य। इस रास्ते से जितनी जल्दी आप विरत हों और इस देश को जितना जल्दी इस जज्बातों की दौड़ से छुटकारा दिला सकें, वो हमारे लिए, देश के लिए एक नए भविष्य का सूत्रपात होगा। धन्यवाद। श्री चिदम्बरम।